नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम परगाई स्वागत करता हूं आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हम एक सीरीज लगा रहे हैं जिसमें हमने स्टैटिक जीके और साइंस कवर करी है। तो ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेट आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप लेक्चर देख रहे हैं शुभम परगाई साथ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रह की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन है मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि। तो इसका आंसर होगा सर शनि। शनि ग्रह में कितने हैं, कितने उपग्रह हैं? 82। शनि में 82 है। और बृहस्पति की बात करते तो बृहस्पति में है 79। बुध में बुध में है 0। मंगल में है 2। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, बात करते हैं अगर सैटेलाइट की। उपग्रह को इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है मैन मेड, दूसरी होती है नेचुरल। नेचुरल सैटेलाइट वो होती है जो पहले से ही विद्यमान है, जब बिग बैंग हुआ था तब से है। और मैन मेड क्या होती है? ह्यूमन अपनी जरूरतों के लिए बनाता है उन्हें, जैसे कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, नेविगेशन के लिए, मिलिट्री पर्पज। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज पे स्टारलिंक प्रोजेक्ट, उससे क्या है, जो स्पेस एक्स है इलॉन मस्क जी की, वो क्या करे, पूरे अर्थ को सैटेलाइट से कवर करेंगे और फिर इंटरनेट के थ्रू नेट प्रोवाइड कराएंगे। तो सैटेलाइट अपने उपयोग के लिए ह्यूमन भी बनाते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लानेट है। सोलर सिस्टम मतलब सूर्य का परिवार, उसमें 8 प्लानेट हो गए और 5 ड्वार्फ प्लानेट है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, जैसे प्लूटो प्लूटो हो गया। अभी जो 8 प्लानेट है इनको याद कैसे किया जाए? पहले इनका सीक्वेंस देखते हैं। ये सन है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब इनका सीक्वेंस देखते हैं। पहले है मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब इनको याद करने की एक ट्रिक आप लोगों ने सुनी होगी, क्या है? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस न्यूडल। माई से होगा मरकरी, वेरी से होगा वीनस, एजुकेटेड से होगा अर्थ, मदर से होगा मार्स, जस्ट से होगा जुपिटर, सर्व से होगा सैटर्न, अस से होगा यूरेनस और एन से होगा नेपच्यून। एन मतलब न्यूडल से। अब हम इनके मून्स की बात कर लेते हैं, किसमें कितने मून है, कौन से ग्रह में कितने मून से। ठीक है, कितने इनकी उपग्रह है। अगर हम मरकरी की बात करते हैं, बुध ग्रह में 0। बुध ग्रह का कोई वो नहीं है क्या, सैटेलाइट नेचुरल उसकी। शुक्र ग्रह की भी नहीं है, वीनस की भी नहीं है, 0। अर्थ की भी नहीं है। अर्थ की है कितनी है सर? अर्थ की 1 है। कौन है? मून, उसका नाम है मून। मार्स की, मंगल ग्रह की 2 सैटेलाइट है। जुपिटर की, बृहस्पति की है सर 79। सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पूछी जाए तो बृहस्पति की, और पहले नंबर में है शनि की। शनि की कितनी है? 82, अभी रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग। यूरेनस की है 27 और लास्ट 14 नेपच्यून की। तो ये याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है अब दोबारा अगर अभी एग्जाम होंगे ग्रुप डी के उसमें, क्योंकि ये पूछा गया है सबसे ज्यादा। और सबसे कम भी पूछा जा सकता है, 0 है, अर्थ की 1 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगर ये जो अभी ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने अभी लिख के दी है पीछे, क्वेश्चन में देख लीजिए, ये है, सॉरी ये दी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 17 के तत्वों का नाम है। अब समूह 17 ऑप्शन है धातु, हेलोजन गैस, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु। तो आंसर क्या होगा? हेलोजन गैस। जो समूह 17 है, जैसे हमारी जो आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट तत्वों को, जो 118 एलिमेंट हमारे हमारे उनको आवर्त सारणी में
ऐसे ब्लॉकों में रखा गया है, उनको 7 आवर्त और 14 समूह वर्गों में रखा गया है। जैसे ये जो ऐसे रो टाइप के इनको कहेंगे समूह, ठीक है, इनको कहेंगे वर्ग, और ये हो गए आवर्त। तो आवर्त कितने हैं? आवर्त हो गए 7 आवर्त, आवर्त हो गए 7, ये वाले आवर्त कहते हैं, और इनको समूह कहते हैं। समूह, समूह है 18। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1949 में, 1951 में, 1946 में, 1947 में? तो कंप्यूटर की खोज करेंगे तो 1946 में हुई थी। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बल द्वारा घर्षण रहित सतह पर डस्टर को 0.25 मीटर धकेलने में किया गया कार्य 12 जूल है। तो वह बल ज्ञात करना है। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले मैं यूनिट देखना बहुत जरूरी है। यूनिट देख लो, मात्रक देख लो उनके, कि एक ही पद्धति में दे रखे ना। अगर एसआई में है तो एसआई में होने चाहिए सारे, अगर सीजीएस में तो सीजीएस में होने चाहिए, और सीजीएस में और एमकेएस में तो एमकेएस में होने चाहिए। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक लगा लो इसको, ये हर मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सब जगह काम आती है। अब जैसे हमने देखता है बल निकालना है, बल न्यूटन में दे रखा, तो न्यूटन फोर्स का मात्रा न्यूटन होता है एसआई में, ओके ऐसे यूनिट होगी, ठीक है, न्यूटन। मीटर, वो भी न्यूटन में, वो भी ऐसा यूनिट में है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। और जूल जो शक्ति कार्य का मात्रक है, वो भी ऐसा यूनिट है। तो यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऐसा यूनिट है, तो तुरंत सॉल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं हमें दिया क्या है। फोर्स हमें मेजर करना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दे रखा है 0.25 मीटर, और कार्य दे रखा है, कार्य डब्ल्यू क्या दे रखा है 12.5 जूल। अब ये कार्य का एक फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। अब कार्य दे रखा है हमें 12.5 जूल, फोर्स मेजर करना है, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 0.25, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये दोनों, ये अगर फोर्स की ऐसे वैल्यू निकालेंगे तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रखा है ना 0.25, तो उसके डिवाइड में चले जाएगा, बराबर के उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, 0.5 के डिवाइड में चलेगा 0.25। अब कहते पॉइंट से पॉइंट हटाओ, कितने पॉइंट के बाद कितने संख्या है? 2, तो ऊपर 2 जीरो आ गई। यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे कितनी संख्या है? 2, एक ऊपर एक है ना पॉइंट के बाद, तो 1 जीरो आ गई। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ऊपर बचा 1250/25। सॉरी, तो ये इससे कट गया 25 5 जा 125, तो 50 आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? 50 न्यूटन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फैदम है, ऑप्शन है एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या एक मेजरिंग है, ठीक है। फैदम क्या है? फैदम है एक मेजरिंग। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। मास को मेजर करते हैं केजी में। इसी प्रकार अगर समुद्र की गहराई मेजर करनी है ना, गहराई, तो उसको हम फैदम में मेजर करते हैं।
और समुद्र की दूरी किस में मेजर करते हैं, अगर उसको नॉटिकल माइल में, ठीक है। समुद्र की दूरी नॉटिकल माइल में और गहराई फैथम में। और एक फैथम बराबर मीटर की बात करेंगे तो क्या होगा, 1.829 मीटर। और फीट की बात करेंगे तो 6 फीट, ठीक है। आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा। गहराई को मापने की एक समुद्री माप है, एक फैथम बराबर 6 फुट या 1.829 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड स्केल किसको मापने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई या शरीर का ताप। तो रिचर्ड स्केल किसके लिए होता है सर, भूकंप की तीव्रता। ये एक स्केल होती है रिचर्ड स्केल, जो चार्ल्स रिचर्ड ने जिसका आविष्कार करा था। उसमें 1 से लेकर 10 तक रीडिंग होती है, जो हमारे रीडिंग देती है 1 से 10। अब इस रीडिंग की अलग अलग वैल्यू, अगर रीडिंग की वैल्यू 1 है तो इस इंटेंसिटी का भूकंप आएगा, 2 है तो अलग इंटेंसिटी का भूकंप आएगा। ऐसे ही ये रीडिंग, इसकी हर रीडिंग की अपनी अपनी स्पेसिफाइड वैल्यू होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम मेजर कर सकते हैं कि भूकंप किस इंटेंसिटी का आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल और मैडम क्यूरी। तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं सर अल्फ्रेड नोबल। इन्हीं के नाम पर नोबल प्राइज मिलता है। कितने क्षेत्रों में मिलता है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और जो मैडम क्यूरी है, इनने क्या रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ऑप्शन है ए, सूर्य की रोशनी नीली होती है। ऑप्शन बी, वायु में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ऑप्शन सी, प्रकाश का परावर्तन। या ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अब इसको समझ लेते हैं। हमें ये तो पता है सर, जब लाइट आती है तो लाइट व्हाइट कलर की होती है, और वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन से, बिग व्योर, ये तो आपने याद करा ही होगा। बेनिना हैप्पी नाला, इंग्लिश में बिग व्योर, हिंदी में बेनिना हैप्पी नाला, ठीक है। ऐसे ही याद करा था। वोलेट, इंडिगो, ब्लू। अब जब देखते हैं जो ऊपर की इनकी ना वेवलेंथ कहने का मतलब ये वाली दूरी, एक फ्रीक्वेंसी को पूरा करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं, ठीक है। अब जो रेड की होती है वो ज्यादा होती है। जैसे रेड की वेवलेंथ, अगर रेड की बताएगी तो रेड की ऐसे ऐसे वेव आएगी, और जो ऊपर वाले 3 कलर ना ऊपर ऊपर को कम होगी, तो इससे ज्यादा। तो वेवलेंथ सबसे कम होती है ऊपर की, और सबसे ज्यादा होती है नीचे को। और एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी इन वोलेट, इंडिगो, ब्लू। ऐसे एनर्जी का लेवल ऐसे कम होगा नीचे को, और वेवलेंथ नीचे को बढ़ेगी, ठीक है। ये कम होगी नीचे को, और एनर्जी और वेवलेंथ सबसे ज्यादा नीचे की होगी, और ऊपर को कम होती जाएगी वेवलेंथ, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है सर। अगर ये सूर्य है, अब सूर्य से पृथ्वी तक आने में बहुत सारी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है लाइट को। अभी लाइट आई और रात में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मिलते हैं लाइट को, ठीक है। अब जो कम वेवलेंथ की है वो आके, जैसे कम वेवलेंथ की लाइट है वो आके इन पर टकराएगी, फिर फैल जाएगी। फिर ये वाली पार्ट दूसरे पे टकराएगा, फिर फैल जाएगा। तो ऐसे ये जो इस विकिरण होते रहते हैं ना, जो कम वेवलेंथ होती है, वो प्रकाश पूरा फैल जाता है कभी इससे टकरा के। और जो जैसे यार सेम, अगर ये रेड कलर की लाइट आएगी तो क्या करेगी, इनको पार जंप करके आ जाएगी। मतलब ये अगर डस्ट पार्टिकल होगी तो इनको जंप करके आ जाएगी, इनसे टकराएगी नहीं। तो इसलिए आकाश में जो फैलता है लाइट, वो पड़ती है जिनकी वेवलेंथ कम होती है। तो इसलिए हमें नीला दिखाई देता है आसमान, क्योंकि इन तीनों का मिक्सचर बनके नीला बन जाता हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन होता है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी। संतरे की बात करें तो संतरा खट्टा होता है, तो संतरे में कौन सा विटामिन होगा, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। और विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है। और विटामिन ए का एक और कहते हैं एंटी एंटी इन्फेक्शन। ठीक है। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन है विकिरण, जलवाष्प, धूल के कण या प्रकीर्णन। तो क्या होगा ऑप्शन? आंसर होगा सर इसका प्रकीर्णन। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने बताया कि वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है। ठीक है। तो लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर लेती है जिसके कारण, और जो जिनकी वेवलेंथ कम होती है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती। यही कारण है हमें सूर्य और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है सन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन है क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबे का या जस्ते का। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सिंबल क्या होता है टंगस्टन का? डब्लू। परमाणु क्रमांक 74। ठीक है। इसे कहते हैं ऑटोमिक नंबर। क्या होता है? 74। और टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कितना होता है? और 4000 के 38,000 38 डबल 3888 के डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसलिए टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। फिलामेंट क्या होता है? जब जैसे हमें वो 100 वाट के बल्ब आते थे पहले, अब तो उसे सब चेंज हुए शेप से। इस टाइप के यहाँ पे एक वो लगी रहती थी तार सी, तो वही टंगस्टन की बनी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना है एक भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पे जंग लगना है सर एक रासायनिक क्रिया। अब रासायनिक क्रिया क्या होती है? रासायनिक क्रिया वो होती है जिसके परिणाम स्वरूप हमें नया पदार्थ मिले। मतलब जो हम चीज मिला रहे हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी खत्म होकर एक नई प्रॉपर्टी बन जाए। जैसे अब हम बात करें, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड सी और O2, कार्बन और ऑक्सीजन गैस को मिलाया, क्या बन गया? एक नया कंपाउंड बन गया CO2। ठीक है। कार्बन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, और जो नया कंपाउंड बना उसकी अलग प्रॉपर्टी है। अब और रासायनिक क्रिया क्या होती है? उसमें स्वाद में गंध में परिवर्तन होता है, पर उसका फोर्स हटाने पर वापस वो अपनी अवस्था में आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे जल, पानी गर्म करोगे वेपर बन जाएगा, ठंडा करोगे वापस पानी आ जाएगा। पानी को ठंडा करोगे बर्फ बन जाएगी, वापस गर्म करोगे वापस पानी बन जाएगा। ये चीजें कभी नया पदार्थ नहीं बनता। पानी का फॉर्मूला ऑलवेज क्या रहेगा? H2O। कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है। इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसे कहते हैं भौतिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका है सर? चालन का, संवहन का, विकिरण का या संघनन का। आंसर क्या होगा? संवहन का। कंडक्ट, अब इसे थोड़ा समझते हैं। चालन, चालन क्या होता है? जब जैसे चालन ज्यादा ठोसों में ही होता है। क्यों? क्योंकि ठोसों में जो एटम होते हैं ना पदार्थ के, आपस में चिपके हुए रहते हैं पास पास, तो वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। ऐसे एनर्जी को ट्रांसफर करके उसमें हीट का फ्लो हो जाता है। और संवहन में क्या होता है? संवहन में जैसे हमने घर में पानी गर्म करते हैं, ये भी कर लिया। अब इसमें जब पानी गर्म होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे बुलबुले से ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसे ऐसे से। तो क्या होता है? वो घनत्व के कारण होता है। जैसे ही नीचे से गैस ऑन होती है, पानी गर्म होता है, तो जो कण गर्म हो रहे हैं उनका घनत्व कम हो रहा है और वो ऊपर उठते जा रहे हैं, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा वो हल्का हो जाएगा और ऊपर उठ जाएगा, और भारी भारी कण नीचे बैठते रहते हैं। और यही क्रिया को हम संवहन कहते हैं। एक फ्रिक्वेंसी होती रहती है कि पानी जैसे ही यहाँ पे तली से जो कण गर्म हुए उनका घनत्व हो गया कम, वो चले गए ऊपर। ऊपर जो पानी है ठंडा है, अब उसका घनत्व है ज्यादा,
तो वो वापस नीचे बैठ जाएगा, और यही चीज चलती रही, वो फिर गर्म फिर नीचे, और पूरा पानी ऐसे ही उबल जाता है। और संघनन क्या है? संघनन एक स्टेट चेंज ऑफ मेटल है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है। जैसे गर्म चीज गैस ठंडी होकर पानी में बदलने को संघनन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? उदाहरण है, ऑप्शन है चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार। तो इसका आंसर क्या होगा सर? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। अगर हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो कुतुब मीनार किसने बनाई थी? दिल्ली सल्तनत में। इसकी जो नींव रखी थी या इसको कार्यक्रम जो शुरू करा था वो करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको फाइनल किसने करा था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करते हैं तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कहां से निकलती है? चाइना ऑक्यूपाई तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और फिर बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। और जब ये गंगा के साथ संगम होता है तो इसकी गंगा और इसकी मिक्स जलधारा को कहते हैं मेघना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो है गंगा नदी, और सबसे चौड़ी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन बांध। तो भारत का सबसे लंबे बांध की बात करेंगे तो कौन है सर? हीराकुंड बांध। और लंबा भी है और सबसे बड़ा भी है। लंबा और सबसे बड़ा हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा उड़ीसा में कौन सी नदी पे? महानदी पे। उड़ीसा में महानदी पे सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और सबसे ऊंचा बांध तो टेहरी बांध हो गया सबसे ऊंचा बांध। और कौन सी नदी पे है? भागीरथी पे। ठीक है, और भाखड़ा नागल बांध परियोजना सबसे पुरानी बांध परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो कंप्यूटर के आविष्कारक की बात करते हैं, कौन है सर? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो हमारे जो आंसू में उनमें कौन सा? ऑप्शन है सामान्य नमक, समुद्र का जल, समुद्र का जल हो गए, समुद्र का जल, स्टार्च या ग्लूकोज। तो आंसू में क्या घुला रहता है सर? सामान्य नमक, NaCl। और आंसू हमारे कहां से एक्टिवेट होते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड से हमारे आंसू एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी, किसने की थी? ऑप्शन है बेंटिंग ने, डोमेक ने, नोलान रॉस ने, हॉर्वे ने। तो इंसुलिन की खोज की अगर हम बात करते हैं, किसने की थी? बेंटिंग ने। इंसुलिन हमारे शरीर में किसके लिए सहायक होता है? हमारे डायबिटीज के स्तर को कंट्रोल करता है इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये भी देख लेते हैं, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पैनक्रियाज से। अब पैनक्रियाज क्या है? एक ऐसी ग्लैंड, एक मिक्स ग्लैंड है, मतलब एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। पैनक्रियाज एक मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। हार्मोन कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागन। ठीक है, और एंजाइम की बात करते तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक है, ये तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तराई का युद्ध
जो 1911 में लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराई का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी और जयचंद, या मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो किसके साथ लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के साथ। और मोहम्मद गौरी कौन से अंपायर के थे? ये था गुरिड अंपायर से, और चौहान चौहान अंपायर से। और तराई का फर्स्ट बैटल 1991, सेकेंड बैटल तराई का पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192। दोनों के बीच में किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहले युद्ध में गौरी की विजय हुई थी, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे, और दूसरे युद्ध को मोहम्मद गौरी ने जीता था। ठीक है, तो आज ही क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, देखते रहे अल्टेस्ट।